बहुत बहस हुई है और साहित्य खास करके काव्य की पूर्णता के लिए शब्दार्थ का होना बहुत जरूरी है। उसमें शब्द तत्व का विशेष महत्व वहाँ भी हुआ करता है और यहाँ भी उस अर्थ में महत्व है। इसलिए इस मंच पर आज के इस सम्मान के अवसर पर उपस्थित कमलेश वर्मा जी, सुचिता वर्मा जी, इस आयोजन समिति के संरक्षक प्रोफेसर रवि जी, वीरेन नंदा जी, मित्र काशी विश्वविद्यालय की हिंदी विभाग से आए हुए युवा आलोचक महेंद्र कुशवाहा जी, इस सभागार में बैठे हुए मुजफ्फरपुर और उसके बाहर से आए हुए तमाम सर्जक, सहृदय और श्रोतागण, आज के इस अवसर पर हमारे लिए बहुत ही गर्व की अनुभूति हो रही है कि काव्य कोश के लिए अयोध्या प्रसाद खत्री से कमलेश वर्मा जी और सुचिता का सम्मान हुआ है। बहुत सारी बातें हो चुकी हैं और आप सब जानते हैं कि जो काव्य कोश रहे हैं, जिनकी चर्चा यहाँ पर हुई, वे वास्तव में शब्द कोश ही रहे हैं, काव्य कोश नहीं रहे। और कमलेश और सुचिता का जो सबसे बड़ा संघर्ष और सफलता रही और उपलब्धि है, छायावादी काव्य कोश का निर्माण है, जो एक तरह से तुलनात्मक काव्य कोश है जिस पर हमारा ध्यान जाना चाहिए। निराला और प्रसाद के काव्य कोशों की तैयारी इन लोगों ने की, लेकिन उनकी महत्तम उपलब्धि के रूप में आज के इस अवसर पर मैं छायावादी काव्य कोश की पहचान और उसके बारे में कुछ बात कहना चाहूँगा। निश्चित रूप से यह हमारे लिए बहुत ही महत्व का विषय है। कमलेश की जो आलोचना में बहुत ही परिष्कार है, शब्द को लेकर के बहुत ही सजग आलोचक रहे हैं और मैंने ये देखा है कि शब्दों का यूं ही अर्थ किसी भी काव्य की व्याख्या में नहीं निकालते, जैसा कि कोई कुछ भी अर्थ निकाल देता है। इसीलिए इनको मैं शब्द वीर नहीं, शब्द धीर आलोचक के रूप में रेखांकित करता हूं। शब्दों का जैसा धैर्य इनके पास, उसकी व्याख्या का जैसा धैर्य इनकी आलोचना में दिखाई देता है, वो एक दुर्लभ है। शब्दों की गंध को ये पहचानते हैं, इसलिए शब्द गंधी नहीं, शब्द गंधी व्यक्ति के रूप में, आलोचक के रूप में मैं याद करना चाहूंगा इनकी समर्थ उपलब्धियों को। और ऐसा इसलिए कि शब्द के मार्ग तक ये जिस तरह से पहुंचते हैं और जितनी सटीक व्याख्या करते हैं, मुझे लगता है वही मार्ग इनको काव्य कोश तक का पहुंचने का प्रशस्त करता है। काव्य कोश तक क्यों पहुंचे? और भारतीय चिंतन परंपरा में बहुत सारी इस पर बातें हुई, उनका संदर्भ, और पाश्चात्य जगत में भी, पश्चिमी चिंतन परंपरा में भी, भारतीय चिंतन परंपरा में, खास करके साहित्य शास्त्र में, भामह ने 6वीं शताब्दी में जब कविता के बुनियादी स्वरूप, उनकी विशेषताओं की बात लिख रहे थे, तो सबसे पहले उन्होंने शब्द को ही याद किया है। शब्द छंदो विभागार्थ इतिहास स्वया कथा लोको युक्ति कलाश्चेति मंतव्य काव्य ऐलवसी। तो शब्द छंदो विभागार्थ, शब्द और अभिधान माने शब्दकोश, शब्दों में दिया गया उसका अर्थ, इसके बगैर काव्य की सटीक व्याख्या संभव ही नहीं है। और मैं देख रहा हूं कि उसमें भी शब्द के सटीक अर्थ की बात होती है, यानी शब्द का कोई भी अर्थ नहीं जो कविता में प्रयुक्त हुआ हो। खास बात यह है, इसी नाते बार बार ये कहा गया है कि यद्यपि बहुनाधीसे तथापि पठ पुत्र व्याकरण, बहुत ज्ञानी हो तुम, बहुत जानते हो, थोड़ा सा व्याकरण पढ़ लिया करो। व्याकरण का जो प्रमुख आधार हुआ करता है वह होता है शब्द और उसकी शक्ति, मगर उसके आप आगे बढ़ नहीं सकते। तो मैं इस बात को, इस इनके कमलेश जी
काशी में रहते हैं, मेरे बहुत ही मेरे लिए अनुजवत हैं, लगातार इनसे बातचीत होती रहती है, बहुत सजग हैं, लगातार सक्रिय रहते हैं। मैं देखता हूँ इनके हर लेखन में, कविता को लिखे, कहानी को लिखे, उपन्यासों को लिखे, कुछ भी लिखे गद्य पद्य में, ये शब्द के सटीक अर्थ तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। मुझे बार बार लगता है कि एक ऐसा आलोचक जिसकी जमीन बुनियादी तौर पर सृजनात्मक साहित्य रही है, जो दूसरी परंपरा का शुक्ल पक्ष, जाति के प्रश्न पर कबीर जैसी महत्वपूर्ण कृतियां देता है, क्या जरूरत थी उसको काव्य कोश तक पहुंचने की? ऐसी कौन सी मजबूरी थी, व्यवस्था थी कि काव्य कोशों तक वह पहुंचा? क्योंकि काव्य कोश को तैयार करना सबसे कठिन काम है, शब्दकोश नहीं काव्य कोश। और क्यों कठिन काम, उस पर मैं आगे थोड़ी चर्चा करूंगा। लेकिन वह भी तब जब बड़े आसानी से उसके भाव प्रसार को लेकर के कविताओं की आसानी से व्याख्या कर सकते हैं। सामने पूनम जी बैठी हुई हैं, इनकी पुस्तक पर इतनी सुंदर समीक्षा इन्होंने लिखा है, और इनके तमाम शब्द संसार का जैसा सदिल विवेचन, जैसे बहुत सारे कवियों पर और लेखकों पर इन्होंने लिखा है। और मुझे लगता है कि इतिहास अपने सही समय पर न्याय करता है और किसी न किसी को नेतृत्व की भूमिका में ले आता है। पश्चिम ने खास करके 20वीं सदी के 7वें दशक में रीडर्स रिस्पांस क्रिटिसिज्म, पाठकीय प्रतिक्रिया को लेकर एक बहस हुई थी, पाठकवादी आलोचना जिसे हम लोग कहते हैं पाठकों के हिसाब से, जिसमें कि जोनाथन फुलर ने उस पर बहुत लंबी डिबेट है, और ये अमेरिकन प्रतीक है, अमेरिकी प्रतीक है। उस पर उन्होंने खास करके उसके काव्य कोशों को लेकर के जोनाथन फुलर और डेविड ब्लाइच ने, इन लोगों ने बहुत बहस की और आत्मगत बनाम वस्तुगत आलोचना पर बहस हुई, जिसमें ब्लाइच आत्मगत आलोचना के पक्ष में थे, जोनाथन फुलर वस्तुगत आलोचना के पक्ष में थे। 70 की बहसें थी और दोनों की बहस के केंद्र में शब्द थे। कविता के भीतर शब्द और उनकी अर्थ छवियों को लेकर के केंद्रिता थी। और सबसे बड़ी बात ये थी कि ये प्रतिक्रिया बनाम, पूरी बहस प्रतिक्रिया बनाम व्याख्या पर केंद्रित हो गई कि कविता में प्रतिक्रिया चाहिए, पाठक की प्रतिक्रिया जरूरी होती है या पाठक की व्याख्या जरूरी होती है। और यह जो पाठक की व्याख्या, प्रतिक्रिया से जो व्याख्या की यात्रा रही, इसमें काव्य कोशों के शब्द के सही अर्थ पर बहुत जोर था। क्यों? क्योंकि ये होता था कि ये जो औसत पाठक है, सामान्य पाठक को आदर्श पाठक में कैसे रूपांतरित किया जाए, कैसे कविता को लेकर के पाठकों की सहमति और उनकी सहभागिता को सुनिश्चित की जाए। उस समय जो बहस चली थी उसमें शब्दों पर बहुत जोर था और पाठक की सहभागिता और सहमति को कविता के अर्थ विवेचन में स्वीकार्यता की बहस चली थी, जिसमें कहीं न कहीं सामान्य पाठक, साधारण पाठक को आदर्श पाठक से जोड़ने की कोशिश थी, जिसमें शब्द के सही अर्थ तक हम पहुंच सके। लंबे समय बाद वह चिंतन कमलेश वर्मा के छायावादी काव्य कोश के माध्यम से जिस रूप में हमारे सामने आता है वो अद्भुत है। और जब मैं यह बात कह रहा हूँ तो इस पर मैं जोर देना चाहता हूँ कि निराला काव्य कोश और प्रसाद काव्य कोश इन लोगों ने बहुत अच्छे से तैयार किया। लेकिन अगर छायावादी काव्य कोश से तैयार न करते तो वो जो नव प्रवर्तनवादी जो दृश्य हम कह सकते हैं, जिसमें नवाचार कह सकते हैं काव्य कोश को लेकर के, जो आप सब जानते हैं कि भाषा विज्ञान का क्षेत्र और काव्य कोश का क्षेत्र सामान्यतः उबाऊ और संसाध्य माना जाता है, उस कठिन राह पर जिस तरह से ये आगे बढ़े वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस कारण से हिंदी जगत उनके इस छायावादी काव्य कोश को लेकर के बहुत ही कृतज्ञ रहेगा, ऐसी मेरी आकांक्षा है, ऐसी मेरी उम्मीद है। जिस अयोध्या प्रसाद खत्री सम्मान से ये सम्मानित हुए हैं, खत्री जी ने आप सब जानते ही हैं, उसकी बहुत की खड़ी बोली हिंदी में
काव्यत्व संभव है, क्योंकि ब्रज भाषा बनाम खड़ी बोली हिंदी के डिबेट में वे खड़ी बोली हिंदी के साथ खड़े रहे और कविता की समस्त संभावना को उसमें वो देखते थे। याद रखिए कि भारतीय युग के बाद धीरे जब छायावादी काल आता है तो हिंदी में जो श्रेष्ठतम कविताएं लिखी गई वो छायावादी के अंतर्गत लिखी गई। ठीक है, अब उसमें गुप्त जी के समय में, हरिजन के समय में खड़ी बोली हिंदी का विकास हो चुका था, कविताएं संभव हो रही थी, लेकिन जैसी सजगता के साथ और जैसी काव्य दृष्टि के साथ कविता को छायावादी रचनाकारों ने साधा, वह भक्ति काल के बाद उसको लोग कहते हैं कि दूसरी बार हिंदी जगत में एक घटना थी और इसे हम लोग कह सकते हैं एक तरह का बड़ी परिघटना थी। जैसे कि भक्ति काल में ब्रज को लेकर के, ब्रज भाषा को लेकर के और अवधि को लेकर के जो कविताएं लिखी गई, श्रेष्ठतम कविताएं उस दौर में लिखी गई, उसी तरह खड़ी बोली हिंदी में छायावाद ने श्रेष्ठतम काव्य व्यक्तित्व के साथ अपनी रचनाएं की। उस छायावादी कविता को आधार बना करके जो छायावादी काव्य कोश इन्होंने निर्मित किया है, निश्चित रूप से इसका पाठकीय सहमति और पाठकीय सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए आगे आने वाले दिनों में यह काव्य कोश बहुत ही अभूतपूर्व और बहुत ही शानदार कार्य करेगा। एक बात तो मैं इसके बारे में यह कहना चाहता हूँ। दूसरी बात जो मैं यहाँ पर रखना चाहता हूँ इसकी विशेषताओं के बारे में, वो उसकी ये है कि इनका विविध अर्थ प्रयोग, यानी देखिए कविता में जैसे हम लोग इस बात को लगातार छात्रों से कक्षाओं में करते हैं, अनौपचारिक बातचीत में कहते हैं कि देखो सिनोनिम और एंटोनिम की बातें, समानार्थी और विरोधमूलक अर्थों की बातें हम लोग पढ़ने पढ़ाने के लिए सुविधा करते हैं। किसी शब्द का कोई समानार्थी अर्थ नहीं होता, इसकी सही पहचान असल में कहीं संभव है तो कविता में जब वो शब्द प्रयोग में आते हैं तब उनकी सही पहचान होती है। अर्थात हम लोग आंख को, नयन, अक्ष, नेत्र चाहे जितनी व्याख्या कर लें, लेकिन सच ये है कि कविता में अगर नयन आया है तो वहाँ अक्ष हो नहीं सकती, वहाँ नेत्र हो नहीं सकता, वहाँ आंख हो नहीं सकती। इसकी सजगता से पहचान जिस तरह से कमलेश वर्मा ने छायावादी काव्य कोश या अन्य काव्य कोशों में की है, यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि है इस काव्य कोश की। यानी बहुअर्थ छवियां, एक शब्द की जो बहुअर्थ छवियां हैं वो कैसे कविता में व्यक्त होती हैं, ये सो उदाहरण इन्होंने बताया है। उदाहरण और सटीक उदाहरण के माध्यम से इन्होंने बताने की कोशिश की है कि देखिए यह शब्द इस कविता में इस रूप में आया है। इन्होंने उसका एक रूढ़ अर्थ भी दिया है जो उसका निकटतम अर्थ है, लेकिन पाठकों के विवेक पर उस रूढ़ को अतिक्रमित करने की संभावना का निषेध नहीं किया है। खास बात यह है, ये इन्होंने यह विकल्प छोड़ा है कि अगर आप इस अर्थ को समझते हैं, पाते हैं तो ठीक है, अर्थात इस अर्थ को अतिक्रमित करते हुए आप कविता में अपने अर्थ को लगाने के लिए स्वतंत्र हैं। नहीं, यह जो अर्थ की नवाचारी दृष्टि है यह कमलेश वर्मा और सुचिता के इन काव्य कोशों में अभूतपूर्व है और मैं समझता हूँ इस काव्य कोश की ये श्रेष्ठतम उपलब्धि है। इसमें जैसे बहुत सारी चीज़ें इन्होंने, मैं उसका उदाहरण नहीं, बहुत सारी इसका भरा हुआ मैं एक दो उदाहरण आपके सामने रखूँगा इस काव्य कोश में। जैसे कि आप देखिए कि मिस शब्द है, अब इतना सटीक उसका, और कहाँ कहाँ छायावादी काव्य कोश में किन कवियों में मिस शब्द आया। मिस शब्द बहुत कॉमन है। आंसू के ये मैं कड़कड़ में भाग रही कल, आंसू के मिस प्यार किसी का, ये महादेवी की बड़ी मशहूर काव्य करती है आंसू के मिस। इसको अब ये बहुत ही अनकॉमन शब्द है, लेकिन इन्होंने ये बताया है कि साहब प्रसाद के यहाँ यह 6 बार आया है। प्रसाद की कविताओं में 6 बार आया है। पूर्ण लक्ष्मी और बहाने के अर्थ में इन्होंने दिया है कि बहाना, उसमें माने बहाना का सामान्य बहाना है। यह कहते हुए इसकी संभावना का निषेध नहीं किया है कि पाठक इन कविताओं में आए हुए इस अर्थ का अपने तरीके से अर्थ लगाने के लिए स्वतंत्र है। जो काव्य न्याय की तरफ संकेत करता है उसको इंगित करता है। एक तरह से काव्य विवेक के दायरे में काव्य न्याय से जिस तरह से ये
जूझते और जिसकी संभावनाओं के अनंत द्वार खोलते हैं, ये मुझे इस काव्य कोश की एक दूसरी महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में दिखाई देता है। जैसे कि आप देखिए, बहानेपुर प्रसाद के यहाँ है, 6 बार एक छोटा उदाहरण दे रहा हूँ। कुल लक्ष्मी खगरव के मिस कुछ कह उठती थी करुण कथा। अब खगरव के मिस यहाँ पर है। निराला में भी दिया है इन्होंने, कांप उठी बिटपी यौवन के प्रथम कंप मिस मंद पवन के। ऐसे ही इन्होंने महादेवी के यहाँ दिया है, मैं कण कण में ढाल रही अली आंसू के मिस प्यार किसी का। जो बहाना था प्रसाद और निराला के यहाँ, वह महादेवी के यहाँ स्थान के रूप में प्रयुक्त होने लगता है। आंसू की जगह किसी का प्यार लुटाने की जो न्यौछावर करने की बात है, यानी बहाना कैसे धीरे धीरे स्थान सूचक शब्द में अर्थ में संक्रमित हो जाता है। ये पाठक के रूप में जब आप उस कविता का अर्थ बोलते हैं तो आपके सामने ये आपकी अपना विवेक बुद्धि है कि पूरी समग्र कविता के दायरे में अगर आप अर्थ इसका खोलना चाहें तो अर्थ कहीं भी इसके पास ही दिखाई देगा। तो शब्दों के रूढ़िगत अर्थ को देने के साथ साथ उनके रूढ़ियों के अतिक्रमित होने की जो संभावना व्यक्त किया है, यह मुझे नहीं लगता इसके पहले, और मैं इसको पूरी सजगता से कह रहा हूँ, इसके पहले हिंदी जगत में कभी कोई ऐसा काम हुआ। भारतीय भाषाओं में भी शायद ही इसका कोई उदाहरण मिलता हो, क्योंकि हमें भारतीय भाषा की समग्रता में जानकारी नहीं है। और लेकिन जो हमारी अवधि है, ब्रज है, भोजपुरी, जिनके काव्य कोशों को हमने देखा है, उनमें तो ये चीजें नहीं है। इस तरह से चीजें मैं इसको यहाँ पर करना चाहता। ऐसे ही अभिसार शब्द का, अभिसार शब्द का ये गजब का उन्होंने एक रूढ़ अर्थ दे दिया। अभिसार आप जानते हैं, प्रेम करने के लिए श्रृंगार करना और नायिका को अपने नायक की तरफ जाना, ये अभिसार का सामान्य अर्थ है। और इतनी खूबसूरती से इन्होंने बताया है प्रसाद में, निराला में, पंत में, महादेवी में कैसे कैसे अभिसार कितनी बार। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये शब्द हैं जो अनकॉमन है, यानी ये साहित्य के प्रचलित मुहावरे के बाहर के शब्द हैं। लेकिन जब इन शब्दों को छायावादी कवियों ने प्रयुक्त किया तो कैसे कैसे प्रयोग आया है, इसके पहले कम से कम मैं इस पर कभी ध्यान नहीं दिया। प्रसाद को पढ़ाया हूँ, पंत को पढ़ाया, सबको पढ़ाया, लेकिन अभिसार शब्द के इतने अर्थ या कि इतने संदर्भ हो सकते हैं, इसकी संभावना पर मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। जब इस काव्य कोश से गुजरा तब इनकी तमाम स्थितियों पर मेरा ध्यान गया। अब जैसे देखें, प्रसाद को मुखरित था खगरव गीतों में स्वर लय का होता अभिसार। स्वर और लय के अभिसार की जो संभावना व्यक्त किया काव्य में, और वहां से निराला उत्सुक किस अभिसार दिशा में। महादेवी क्या देखिए, महादेवी के यहाँ कई बार बहुत ही ताकतवर अर्थ भी आया है, यानी कह सकते हैं भावुक और रोमानी अर्थ में नहीं, वस्तुगत और यथार्थवादी अर्थ में अभिसार का प्रयोग महादेवी ने किया है। बनता है इतिहास मिलन का प्यास भरे अभिसार अपथ में। तो प्यास भरे अभिसार, प्यास से अभिसार करने की जो आकुलता है, प्यास से श्रृंगार करने की जो आकुलता है, यह अभिसार वही अपने अर्थ में नहीं रहता जो निराला के यहाँ है, जो पंत के यहाँ है और जो प्रसाद के यहाँ है। तो कहें, और ये इन विकल्प की जो तमाम संभावनाएं हैं, ये इस काव्य कोश को पढ़ने के माध्यम से ही हम लोग इस बात को समझ सकते हैं। तो इस तरह से ये, और ऐसे बहुत सारे शब्द, उपल शब्द हैं, अवदार शब्द है, बहुत सारे शब्दों का इन्होंने, मैं इन शब्दों के इस अर्थ में कदाप नहीं कर रहा हूँ कि इनका शब्दकोशों में अर्थ नहीं दिया गया है। काव्य कोश के दायरे में विविध कवियों के यहाँ किस कविता पंक्तियों में कहाँ कितनी बार आया है, ये बहुत ही असाधारण कार्य है। कविता लिखना, कहानी लिखना, उपन्यास लिखना, तमाम कथेतर गद्य की विधाओं को लिखना जितना श्रम साध्य कार्य है, इससे कम श्रम साध्य कार्य यह नहीं है। और खास करके ऐसे व्यक्ति के द्वारा लिखा गया जो स्वयं में आलोचक है, जो एक संपूर्णता में आलोचक है, जिसके पास इसकी कोई जरूरत नहीं थी, उसके पास अपनी आलोचक दृष्टि है, और उसमें हिंदी जगत उसे एक महत्वपूर्ण हिंदी आलोचक रूप में याद करता है, उसे देखता है। आखिर में जो एक विशेषता कहना चाहता हूँ ये है कि आप देखें कि
जो मुझे पढ़ते समय लगा, खास के छायावादी काव्य कोश पढ़ने कमलेश जी, इन में जो शब्द आए हैं और जैसा आपने 6,500 एंट्री आपने निराला काव्य कोश में कहा, 6,500 के आसपास प्रसाद काव्य कोश में 12,500 के आसपास इस छायावादी काव्य कोश की जो एंट्री है, तमाम एंट्रीज को आपने छांटा, फिल्टर किया है, छायावाद को केंद्र में रख करके बाकी चीज़ों को जो आगे के प्रगतिशील दौर कविताएं उनको आपने हटा दिया है। मुझे लगता है कि रचनाकारों कवियों के व्यक्तित्व की समझ भी इस छायावादी काव्य कोश से विकसित की जा सकती है। यानी कवियों ने इन शब्दों का कैसा प्रयोग किया है, उनके काव्य न केवल कविता के व्यक्तित्व को यानी काव्य के व्यक्तित्व को ही छायावादी काव्य कोश से समझा जा सकता है, बल्कि कवि के व्यक्तित्व को भी हम समझ सकते हैं, जिसके बारे में आपने अपनी आत्मकथा में आत्मवक्तव्य में चर्चा आपने किया ही है। जैसे कि अगर निराला मुक्त राग के कवि हैं तो उनके यहाँ मुक्ति शब्द कितनी बार आया है, ये देखने की बात है। कैसे मुक्ति का शब्द का प्रयोग करते हैं और ऐसे अनेक शब्दों का निराला जब प्रयोग करते हैं तो मुक्ति राग यानी ओज के अगर वो कवि हैं तो ओज के कवि के रूप में उनके यहाँ ओजस्वी शब्द कितने बार किस रूपों में आए हैं। इससे न केवल छायावादी काव्य व्यक्तित्व का पता चलता है, बल्कि कवि के व्यक्तित्व का भी, उसके चरित्र का भी पता चलता है। और आप जानते हैं कि शब्दों के प्रयोग से कवि के व्यक्तित्व का आकलन किया जा सकता है। वह नगरोन्मुखी है कि लोकोन्मुखी है, वो शास्त्रीय है कि लोक मर्यादित है, इसकी भी उसकी शब्दावली उसके मुहावरों से आप पकड़ विकसित कर सकते हैं। इसी नाते आप देखेंगे कि जब साठोत्तरी हिंदी कविता 60 के बाद कविताओं को मूल्यांकन हुआ, बड़े आसानी से आप जान सकते हैं कि रघुवीर सहाय की ये कविताएं और ये केदारनाथ सिंह की कविताएं बहुत क्लियर है। वहाँ पर वो विभाजन जो नगर से जुड़े हुए कवि थे, आपको रघुवीर सहाय से लेकर मंगलेश डबराल की काव्य शब्दावली आधुनिक हिंदी कविता अलग दिखाई देगी, लेकिन केदारनाथ सिंह से लेकर राजा जोशी से लेते हुए आलोक धर्मा अरुण कमल से आगे बढ़िए तो वह जो लोकोन्मुखी कवियों की दृष्टि थी, उनकी कवितावली में जो शब्दावली होगी वो एकदम अलग होगी। मेरा कहना यह है कि छायावाद में शब्दों के प्रयोग के माध्यम से छायावादी कवियों के चरित्र और व्यक्तित्व का जैसा पता करने की संभावना इस कोश में इन्होंने निर्मित की है, यह भी एक हमारे लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इसी तरह जैसे देखेंगे कि महादेवी अगर दुख राग की कवित्री है तो उनके यहाँ विरह मिलन का प्रयोग किस रूप में कितनी बार आया है। इसी तरह प्रसाद अगर आनंद मार्ग के हैं तो राग शब्द उनके यहाँ कितनी बार आया है। और स्वयं पंत जी अगर अंतश्चेतनावादी कहलाते हैं तो उनके यहाँ स्वर्ण किरण जैसे शब्द कितनी बार आएंगे। ये अवसर नहीं है कि मैं एक हम लोग इस पर एक चर्चा करें, लेकिन ये केवल आस्वाद के लिए और महत्व के लिए मैं केवल आपके सामने बात रखना चाह रहा हूँ कि इनकी उपलब्धि किस तरह से, और ये बिल्कुल सही बात है कि कमलेश जी सौभाग्यशाली है कि हिंदी जगत इनके इन काव्य कोशों के लिए इनको इतना प्यार कर रहा है। नहीं तो काव्य कोश को शब्दकोश मान करके लोग केवल यथासंभव जब शब्द का अर्थ उलझता है तब पलटते हैं। कवियों के व्यक्तित्व के या उस आंदोलन के व्यक्तित्व और चरित्र के अध्ययन के लिए कोई नहीं पढ़ता, लेकिन आपकी ये जो पुस्तकें हैं, ये जो काव्य कोश है, यह लोग वैसे ही उलटते पलटेंगे या उल्टेंगे पलटेंगे जैसे लोग आलोचना की पुस्तकें उलटते पलटते हैं या पढ़ते पढ़ाते हैं। ये खास बात है। इसलिए इसे आप इसका साथ दें कि कठिन कार्य, जटिल कार्य, उबाऊ कार्य कह के खारिज अलग नहीं कर सकते। ये विशुद्ध रूप से एक सर्जनात्मक सर्जक आलोचक के द्वारा किया गया मुकम्मल तौर पर सर्जनात्मक कार्य है और पूरे जिम्मेदारी और दायित्व के साथ किया गया कार्य है। तो इसी नाते इसी एक बात की यहाँ पर आप वहाँ शब्द शुद्धि, और एक बात मैं बार बार कहता हूँ कि शब्द शुद्धि के लिए आप इसके पास जाएंगे तो भी गड़बड़ है। कमलेश वर्मा का काव्य कोश वाला यह कार्य शब्द शुद्धि के लिए नहीं, शब्दगत शुद्धि के लिए नहीं, शब्दगत रम्यता के लिए पढ़ा जाना चाहिए। और रम्यता का शब्द जब शब्दगत शुद्धि नहीं, शब्दगत रम्यता की बात मैं कह रहा हूँ तो उसका मतलब ये समझिए कि शब्दों का सार्थक और सटीक प्रयोग के बारे में, और रम्यता उस अर्थ में प्रयोग कर रहा हूँ जिस अर्थ में पंडित राज जगन्नाथ ने रमणीयता शब्द का इस्तेमाल किया था।
रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम करके शब्दों को केवल रमणीय अर्थ में आनंद मूलक नहीं माना था, विचार मूलक माना था, जो प्रेरक था, जो हृदय की चेतना में परिवर्तन कर सके, जो उसको रूढ़ के बंधनों से मुक्त कर सके। इस अर्थ में शब्दगत रम्यता के आलोचक के रूप में मैं आज के दिन इस मुजफ्फरपुर की धरती पर